सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, सप्रेम प्यार भरा नमस्कार, अविरल स्नेह हमारे सभी श्रोताओं को, और सोनाली बिटिया तुमको भी ढेर सारा प्यार। और अब जल्दी से हमारे श्रोताओं को, सखियों को बता दे कि हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। क्यों जल्दी क्या हो गई भाई? समय कितने जल्दी जल्दी भागता है, भागा जा रहा है। रोक नहीं रोक पाओगे, समय को नहीं रोक सकते ना बुआ जी। बिल्कुल नहीं रोक सकते, ये बात बिल्कुल सही है। और आज मौसम है, मतलब चल ही रहा है, गर्मी का मौसम है। इसके बारे में जो हम खाते पीते हैं उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि बेल का फल जो हम खाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही गीत मंजरी में हम नाम पर बातें करेंगे। नाम हमने विषय चुना है, नाम कोई भी हो सकता है। अच्छा, आप बता सकती हैं, श्रोता बता सकते हैं कि किस नाम की चर्चा होने वाली है। अच्छा, क्या बात है। साथ ही एक ऐसा विषय हमने चुना है जिसमें बेटों और बेटियों में अभी भी भेदभाव होता है। तो क्यों होता है, नहीं होना चाहिए, किस तरह से भेदभाव होता है, इस बातें में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और किस तरह से इसको दूर करना बहुत जरूरी है, इस बारे में भी एक संकल्प लेंगे। और संकल्प जो है, दिवस जो हम मनाते हैं वो भी इसीलिए मनाते हैं कि उसके लिए, मतलब जो जिस दिन होता है ना, खास तौर से वो इसलिए होता है कि कभी कभी तो संकल्प लेने का दिन होता है, कभी कभी उसके बारे में जानकारी हासिल करने का दिन होता है। तो ऐसे ही आज जानकारी हासिल करने का दिन है, यानी आज है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस जी, यानी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। प्रतिवर्ष 13 जून को यह दिवस मनाया जाता है। ये बीमारी त्वचा और बालों और आंखों से संबंधित है। इसमें त्वचा, बालों और आंखों का रंग प्रदान करने वाले जो पिगमेंट होते हैं, जिन्हें मेलानिन कहते हैं, उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसमें इनका रंग सफेद या हल्का भूरा हो जाता है। बिल्कुल, और देखा होगा हमारे साथियों ने भी, पता नहीं चलता, जो बरौनी होती है जिसको कहते हैं ना, कि आंखों की जो बाल होते हैं, भौं जो होते हैं, वो सब सफ़ेद होते हैं। तो कुछ लोग इसका मजाक बनाते हैं, तो भाई ऐसा ना करें, ये आनुवांशिक बीमारी है, पर बीमारी संक्रामक नहीं है, यानी कि छूने से नहीं फैलती। तो ऐसे आदमी से आप परहेज ना करें और इस विषय में लोगों में जागरूकता फैलाएं। खुद भी अगर आपको जानकारी नहीं है तो हासिल करें। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने प्रस्ताव रखा और इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए 13 जून ये दिन जो है निश्चित किया गया जी। और हमारे शरीर में उपस्थित जो मेलानिन नामक पिगमेंट होते हैं, वो हानिकारक यूवी किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करते हैं। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज जी। और यानी ये सनस्क्रीन की तरह कार्य करते हैं, और इस पिगमेंट की कमी होने पर एल्बिनिज्म हो सकता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को धूप लगने पर ज्यादा तकलीफ हो सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। वैसे सामान्य तौर पर हमारी आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम पहले समझें कि ये आनुवांशिक है, ऐसी कोई इसमें समस्या नहीं है कि छूने से होगा। तो जो व्यक्ति इससे पीड़ित है या जिसमें ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, उससे आप कोई परहेज ना करें, सामान्य जीवन जिएं। उसके साथ भी प्रतिवर्ष इस दिन के लिए जैसे थीम निश्चित की जाती है, तो इस बार भी रखी गई है, और थीम है कि इंक्लूजन इन स्ट्रेंथ, यानी कि समावेश शक्ति जी, यानी सभी पीड़ितों को भेदभाव से परे समाज में समावेश करना है जी। यानी कि जैसे हम आप हैं वैसे ही उनके साथ भी व्यवहार करें, कोई उन्हें अलग से न देखें या कहीं कुछ और न सोचें, या उन्हें ये महसूस न होने दें कि उनके में कुछ ऐसा आपसे कुछ अलग है ना। तो बहुत सारे लोग प्रकृति से हार जाते हैं, और जो इच्छा रखते हैं वो नहीं होता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। वैसे किसी भी तरह की हार जो होती है बर्दाश्त नहीं होती, मायूस कर देती है। हम निराश हो जाते हैं। फिर वो बेटे बेटियों में किया गया भेदभाव क्यों ना हो। अरे भेदभाव से पहले तो देखो यही होता है ना कि हम इच्छा रखते हैं कि बेटा भी हो जाए, बेटी भी हो जाए, है ना, दोनों हो जाए। लेकिन जब एक ही होना है तब बड़ी दिक्कत होती है, और तब आदमी यही सोचता है कि बेटा ही ठीक है। और भेदभाव जो है वो तो हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने अपने विचार लिखकर भेजे हैं, और जो आपने लिखकर भेजा है वो बिल्कुल सही बात है कि आपने समाज में जो देख रहे हैं उसी के अनुसार कहा है। बेटा बेटी में भेदभाव आज 21वीं शताब्दी में भी दूर निकल आने के बाद भी हमारे देश में बेटियों का जन्म लेना अभिशाप समझा जाता है। दूसरी ओर एक संतान की धारणा के बीच ऐसे भी परिवार हैं जहां बेटा हो या बेटी, आने वाले शिशु का हंसी खुशी स्वागत किया जाता है। परिवार में बड़े बूढ़े भी यही कहते सुने जाते हैं, जो भी हो बस स्वस्थ हो। युवाओं के आधुनिक सोच के कारण आज पुरुष और स्त्री का अनुपात पहले से काफ़ी सुधर गया है। ज़रा ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि लड़की जैसे ही 5-6 साल की होती है तभी से माँ के साथ काम में
हाथ बटाने लगती है, जबकि लड़के तो शुरू से ही सिर चढ़ा लिया जाता है, वही खानदान का खेवनहार है। एक कहावत है ना, पूत कपूत तो धन क्यों संचय, पूत कपूत तो धन क्यों संचय, या पूत सपूत तो धन क्यों संचय, पूत कपूत तो धन क्यों संचय। ये बात बिल्कुल सही है। ये कहावत लड़के के बारे में ही क्यों कही गई है, लड़की के बारे में क्यों नहीं। और वो इसलिए कि बेटा बेटी की चाह में हम लड़के को जन्म से ही बिगाड़ देते हैं। हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि लड़के लड़कियों में भेदभाव देश की बेटियों के हर मोर्चे पर परचम लहराने के बावजूद आज भी समाज में दोयम दर्जा बरकरार है। भले ही समय के साथ साथ जमाना बदल चुका हो, लेकिन आज भी कई जगहों पर बेटी और बेटे में फर्क किया जाता है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि सिर्फ बेटे ही उनका वंश आगे बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर लोग बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, वहीं बेटों के लिए उनके पसंद अंग्रेजी स्कूल है। इस युग में एक अच्छे और बेहतर समाज की कल्पना तभी की जा सकती है जब बेटे और बेटियों में भेदभाव को मिटा दिया जाए। हालांकि अब लोगों की सोच बदल रही है। माता पिता अपने सभी बच्चों को समान शिक्षा देने का प्रयत्न करने लगे हैं। पर प्रयत्न होना चाहिए सभी जगहों पर। देखो बात आती है फिर कि पहले तो जन्म पर ही बड़ी तकलीफ हो जाती थी, बेटी के जन्म पर ही मातम सा छा जाता था बहुत सारे घरों में। हो सकता है अभी भी बहुत सारी जगहों पर हो, तो ऐसा भी था। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि घर में जब खाना पीना खिलाते थे तब देखते थे कि अच्छा दूध अगर कम है तो बेटे को दे दिया जाए, बेटी को देने की क्या जरूरत है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बेटी को खिलाना पिलाना यानी कि पड़ोसी के पौधे में पानी देने जैसा है। तो भाई पड़ोसी का भी पौधा हो तो पानी देना ही चाहिए, हमारा तो ये कहना है ना। जी जी। और वैसे बुआ जी, बेटी को हर मायने में श्रेष्ठ समझा जाता है अधिकांश जगहों पर, और बेटी को कमतर। और शिक्षा की बात चली है तो पैसों का हिसाब नहीं रखा जाता जब बेटों को पढ़ाया जाता, और बेटियों को शिक्षा देना उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। बिल्कुल सही बात है। वही हमने कहा ना कि जैसे पहले था कि घर में फिर खाने पीने में भेदभाव होने लगा, फिर लगा अच्छा चलो ठीक है हम संपन्न हैं तो दोनों को बराबर से खिला पिला देते हैं। फिर स्कूल में भी पढ़ा दिया, लेकिन जहाँ और उच्च स्तर की शिक्षा की बात हुई, कहीं इंजीनियरिंग में जहाँ 8 लाख 7 लाख खर्च करने की बात आई, तब हमने देखा कि अगर दोनों को पढ़ाना है और एक का चयन करना है तो भले ही हमारा लड़का उतना काबिल न हो, लेकिन हम उसे प्राथमिकता देते हैं कि ये पढ़ने जाए और बेटी को छोड़ देते हैं कि नहीं तुम बस सीधे सीधे ये वाली मतलब स्नातकोत्तर कर लो, स्नातक कर लो, बस खत्म। यानी अपने गांव में या शहर में जो पढ़ाई है वो पढ़ लो खत्म करो, मतलब उसमें हम 7-8 लाख तक नहीं खर्च कर पाएंगे। तो ऐसी मंशा रहती है लोगों की, कहीं ना कहीं मन में रहता है। यानी कि वैसे तो हम सामान्य तौर पर बराबरी से देख रहे हैं, लेकिन जहां दोनों में तुलना आने लगती है या खर्च करने की बात आने लगती है और हमें एक का चयन करना होता है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि हम बेटे को प्राथमिकता देते हैं। कुछ भी चाहे सुविधा देनी हो, चाहे आर्थिक रूप से कुछ देना हो उसे, तो हम वही करते हैं, है ना। चाहे घर के काम में की बात चली वो तो क्या बात है। क्योंकि लड़कियां जो है उन्हीं से सभी घर के काम करवाए जाते हैं, और लड़के अपने हाथ से पानी भी नहीं लेते हैं। ऐसा अभी देखो हमारे श्रोता नाराज हो जाएंगे, तुम ऐसे कहोगी तो सब नाराज हो जाएंगे, अभी लिखने लगेंगे कि बुआ जी आप गलत बात करें। भैया हम नहीं कह रहे हैं, सोनाली कह रही है भाई, और ऐसा तो नहीं है। अधिकांश जगहों की बात, बेटे खुद ही बेचारे करते हैं। अगर जो करते हैं ना तो सचमुच इनकी बहुत तारीफ के काबिल है ये, और उनका सभी ने अनुकरण करना चाहिए। पर ऐसी जगह है अभी कि देखो बाहर से आया है, थक कर आया है, भाई आया है, उसको पानी दो। और कभी बहन थक कर आती है, बाहर से आती है, तो उसे कभी भी पानी नहीं दिया जाता है। हाँ भाई ये बात है। लेकिन देखो ऐसा है कि केवल इसलिए कि भाई है और बाहर से आया है तो उसको पानी न दिया जाए, ये भी गलत है। जो भी बाहर से आए, चाहे वो लड़की आए या लड़का आए, जो भी बाहर से आ रहा है उसको पानी दिया जाए जो घर में है। अब उसमें स्त्री पुरुष नहीं देखना चाहिए, है ना। अगर बेटी आ रही है तो बेटा दे दे, बेटा आ रहा है तो बेटी दे दे, ये कह के कि नहीं कि भैया का काम हम क्यों करें। नहीं, वहां पर फिर कभी कभी ये भी गलत हो जाता है कि हम नहीं करेंगे क्योंकि बेटी से ही करवाया जाता है जी। तो भाई देखो जैसे हम कह रहे थे कि कोई भी घर के बाहर से आ रहा है तो जो भी घर में है वो उसे पानी दे अगर आवश्यकता है तो। तब ये ना देखें कि बेटा आ रहा है तो हम नहीं देंगे, बेटी को क्यों देना पड़े, वहां पर मत करिए। हाँ, लेकिन सामान्य तौर पर ये जो बात अगर आपके घर में हो रही है कि नहीं बेटी को उठाया जाता है, बेटे को नहीं, तो इसमें तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना।
और हमारे साथी लिखते हैं कि बेटा और बेटी में भेदभाव क्यों करना, बेटियां बेटों के बराबर है हर क्षेत्र में, बल्कि बेटों से ज्यादा समझदार होती है। आजकल बेटे और बेटी को एक समान शिक्षा देते हैं वो लोग जो भेदभाव नहीं करते। बेटा हो या बेटी, माता पिता के लिए दोनों बराबर होते हैं और दोनों ही बच्चे शिक्षा के चलते माता पिता से दूर रहते हैं। जो लोग भेदभाव करते हैं उनको अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। हाँ भाई, ये बात है, बिल्कुल सोच में बदलाव लाना चाहिए और इसीलिए तो हम इतनी चर्चा भी कर रहे हैं। और भाई एक बात और है कि ये जो बार बार कहा जाता है ना कि बेटियां अच्छी होती हैं, तो क्या अच्छी होती हैं इसलिए करना चाहिए उन्हें प्यार, ऐसा मत करिए, है ना। उसमें बेटों के साथ भी नाइंसाफी ना हो उसके साथ भी हो सकता है आपकी बेटी थोड़ी नकचढ़ी हो, कभी कभी जिद भी करती हो, है ना। तो ये मत सोचिए कि अरे ये तो बेकार है, इसको नहीं करना, या लड़का आपका थोड़ा सा वो, दोनों को बराबर से रखिए, ये दोनों आपकी ही संतान है। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे प्रकृति ने भी रखा है अलग अलग, एक वो है जैसे इन्होंने लिखा बेटा और बेटी में भेदभाव स्वभावतः प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, उनके आवश्यकताओं के अनुसार ही ये भेद है, किंतु इस भेद में जो भाव छुपा है वो यही है, भेद रहते हुए भी ईश्वर की ही भांति अभेदी है। अभेदी मतलब जो भेद आप नहीं कर सकते। भेद कार्यपरक है, अभेद जीव साधर्म से सभी एक ही हैं, यानी जीवन के लिए दोनों को जीने का हक है। ये सारी चीजों में जो धर्म आता है वो एक सा है। हमें इस मौलिक स्वरूप को समझना ही नहीं, अपितु इस बनाए रखने में भी ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम भी हमें झेलने हैं। प्रकृति में बेटी जहां अपने प्रसव धर्मिता का प्रतिनिधित्व करती है तो वहीं पुरुष बीज धर्मा कहा गया है। तो भाई दोनों की ज़रूरत है। तो ये सोचना कि हम कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम बेटी की ही तारीफ करते रहते हैं, अरे बेटियां ज़्यादा अच्छी होती हैं, बड़ी संवेदनशील होती हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, दोनों को प्रकृति ने बनाया है, दोनों को बराबर से सिखाइए, पढ़ाइए। अब जैसे तुमने कहा ना कि लड़कियों से काम करवाया जाता है ना, तो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। लड़कियों को जैसे घर के काम करवाए जाते तो उन्हें बाहर के भी काम सिखाए, कि बैंक जाए, बैंक के काम सीखे, या फिर कहीं बिल भरना है तो वो भी सीखे। ऐसा ना हो कि वो कहीं दूसरी जगह जा रही है, कहीं पढ़ने के लिए कहीं बाहर जा रही है, तो उन्हें बाहर जाते हो तो उनमें आत्मविश्वास की कमी हो। और बेटों को भी घर के काम सिखाए, ऐसा नहीं है कामों का बंटवारा ना हो। बिल्कुल सही बात है कि घर का काम सीखे रहेंगे तो कभी बाहर आप रहेंगे बेटे आपके, तो खाना बनाकर खा सकते हैं, काम वाली न आए तो आप बर्तन भी धो सकते हैं। और फिर उनको ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स ना हो, कहीं ये शर्म ना आए कि अरे हम घर का काम कर रहे हैं। तो ये जब शुरू से आप क्या देखते रहेंगे और आप प्रोत्साहित करके करवाएं और ये बता के कहें कि अपना काम करना ही चाहिए। और इसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं जो महापुरुष लोगों ने जिन्होंने अपने काम स्वयं किए हैं उनकी बात बताकर जो प्रेरणाप्रद कहानियां होती हैं वो बहुत इसमें काम करेंगी। उनकी भी हमें जानकारी बच्चों को देना चाहिए जी। और बच्चे जब पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते हैं उस वक्त तो उन्हें खुद के काम खुद करना पड़ता। उस वक्त अगर हमने ही उन्हें बचपन से काम करना नहीं सिखाया तो आगे जाके उन्हें ही बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कि छोटे मोटे काम हो, खुद का खाना बनाना, ये भी बात बच्चों को आनी ही चाहिए। यानी कि यही तुम्हारा कहने का मतलब है ना कि जब हम नहीं सिखाएंगे और बच्चे बाहर जाएंगे तो जाहिर है कि एक तरीके से हमने उनको प्यार नहीं दिया बल्कि उनकी तकलीफ बढ़ा दी, उनका नुकसान किया, है ना। और हमारे साथी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, भाई भेदभाव ना करें। ये तो आप क्या सभी कहते हैं, लेकिन मेरा बेटा और बेटी में फर्क आज भी वैसा ही है जैसा 50 वर्ष पहले था। मेरे तो 4 लड़कियां हैं, इसलिए कोई फर्क चारों में नहीं। बेटा हुआ नहीं इसलिए वो भी टेंशन ही नहीं है। भाई देखो, सबकी अपनी अपनी चिंताएं हैं। कुछ समय से बहुत ज्यादा ही भेदभाव किया जाता है बेटा और बेटी में। बेटियों को बहुत महत्व दिया जा रहा है। क्या बेटे घर के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं करते? क्या बेटों को चिंता नहीं अपने भविष्य का? बेटा वो है जो सुबह उठकर लोकल पकड़कर अपने जॉब पर जाता है, उसे अपने भविष्य की भी चिंता है, अपने ब्याह की भी चिंता है। बेटियों की इतनी तारीफ हो गई कि आजकल की बेटियों को तो खाना बनाना ही नहीं आता। 90% बेटियों को आजकल तो कहा जाता है बेटे खाना बनाना सीख लो, वक्त में काम आएगा। तो भाई ये भी पहलू है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि बस बैलेंस हो। तो हम बार बार देखो यही तो कह रहे हैं ना कि दोनों में से किसी को नहीं ऐसा सोचना चाहिए। और वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं, वो जमाना गया बेटे और बेटी में बहुत ज्यादा भेदभाव रखा जाता था। बेटियों को सिर्फ विवाह, बच्चे, गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी दी जाती थी। बेटों को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था। आज हर बात में बेटों की बराबरी से भी ज्यादा बेटों से कहीं आगे होकर परिवार, समाज, देश की सेवा कर रही हैं। मेरी भी एक बेटी और एक बेटा है। मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। बेटे से भी ज्यादा बेटी को पढ़ने का शौक रहा तो बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाया। बेटी बच्चों को कोचिंग पढ़ाती है तो उसके कोचिंग के बच्चों का रिजल्ट देखकर उसे मेरे शहर के सबसे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऑफर आया। हो सकता है इस सत्र में वो स्कूल ज्वाइन कर ले।
तो बिल्कुल इसी चीज की जरूरत है ना। पर बुआ जी, ये भी देखा गया है कि अधिकांश मामलों में जब हम भेदभाव की बात करते हैं तो महिलाएं ही महिलाओं की प्रगति की बाधक होती है। महिलाओं को अपने सोच में बदलाव लाने की जरूरत है कि जो मुझे नहीं मिला वो मेरी बहू बेटियों को मिलना चाहिए। महिलाएं ही अगर भेदभाव की दीवार को तोड़ दे तो समाज में बेटियों की, बहुओं की, खासकर बहुओं की तकलीफें दूर होकर वे भी भेदभाव रहित जीवन जी सकती है। कि अगर मुझे नौकरी करने के लिए नहीं मिला और आपकी बहू चाहती है कि नौकरी करे तो उसे प्रोत्साहन दे, उसे मदद करे, हर संभव मदद करे कि कौन सी बाधा आ रही है, कि घर संभालने की जिम्मेदारी में कुछ ये आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है, तो उसमें आप मदद करके इस भेदभाव को आप ही मिटा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथी लिख रहे हैं, हम 2 बेटे और 2 बेटियों के पिता होकर ये कह रहे हैं कि अगर 4 बेटियां होती तो ऐसी परेशानी नहीं होती। बेटियां बार बार दूर से फोन से हालचाल लेती हैं, लेकिन बेटे घर पर बैठे ही सीधे बात नहीं करते। उनके बच्चे भी पहले जब हम नौकरी पर थे फरमाइश के नाते बड़ा प्यार करते थे, अब सुनते नहीं। फालिज के कारण हम घर पर पड़े हैं, भले दवा से अब ठीक है, लेकिन अब पछतावा है कि हमें सब बेटियां क्यों नहीं हुई। समाज को हम सीख दे रहे हैं कि बेटियों को ही योग्य बनाएं। अब एक ही 3 साल की पोती है, हम सब प्यार देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिवार को संभालेगी, योग्य बनेगी। तो भाई सब ने अपनी अपनी बातें साझा की हैं। एक ने लिखा है कि हमारे बचपन में माँ करती थी भेदभाव बहन और हमारे में, तो हमने मना किया भाई ऐसा क्यों करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है ना। यानी उनकी पहल बहुत अच्छी लगी मुझे। बिल्कुल सही बात कि है। माँ को रोका कि ऐसा ना करे, बेटे और बेटी में भेदभाव ना करे, बस जरूरत है इसी पहल की। लेकिन हमारे साथी जो है, मैं तो किचन में काम के साथ डांस कर रही हूँ तो भाई हमारे साथी जो है नृत्य कर रहे हैं, तो भाई बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से नृत्य करिए और बातें सुनती रहिए हमारी, है ना। और कमेंट्स लिखकर भी भेजिए अब डांस कर लेने तो भाई, देखो ऐसा है कि जो नृत्य कर रहा है उसको नृत्य कर लेने तो, बाकी लोग लिख रहे हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है। और नाम पर हम क्या बात करें, क्योंकि यही जो है संबोधन का प्रतीक है। उसका नाम होता है, हम उसी नाम से उसे जानते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की बात करें, उसके माता पिता या घर के सदस्यों द्वारा रखा गया जो उसका नाम है, यानी जिससे हम संबोधन करते हैं, यही आगे चलकर उसकी पहचान बन जाता है। अगर नाम के मुताबिक कहीं व्यक्तित्व हुआ तब तो सोने पर सुहागा हो जाता है। वैसे नाम की महिमा अपरंपार होती है। जब हम किसी प्रतापी महापुरुष का नाम सुनते हैं तो शक्ति का संचार हो जाता है, हम वीर रस से भर जाते हैं। नाम का हमारे मन पर इतना गहरा प्रभाव होता है कि जो भी हम नाम लेते हैं उसका चित्र हमारे दिल और दिमाग पर छा जाता है। नाम के साथ रूप है, नाम के साथ और रूप के साथ नाम है। बिल्कुल, रूप के साथ भी नाम है, रंग है। संत महात्माओं के चिंतन मात्र से अच्छे गुण हमारे में आ जाते हैं और बुरे विचार अपने आप दूर भाग जाते हैं। निरोगी मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम अपने गुरुजनों का नाम जपते हैं। वही प्यार में डूबी प्रेमिका भी राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को आंखों में सजाकर अपने प्रेमी के नाम की चुनरिया ओढ़ लेती है। चुनरी ओढ़ ली। और कुछ लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। अगर सचमुच नाम का महत्व न होता तो मिठाई शब्द सुनते ही चाट पकौड़ी या मिठाई का स्वाद मुंह में क्यों आने लगता है। इमली, आंवला, कच्चा आम, ये सब सुनकर मुंह में पानी आता है। और एक बहुत प्यारी सी पंक्ति है, नाम में बहुत शक्ति है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। और हमारी संस्कृति में 16 संस्कारों में से एक नामकरण संस्कार भी होता है। पुराने ज़माने की बात की जाए तो पहले दादा दादी, घर के बूढ़े जो है वो बच्चे का नाम रख देते थे, पर बदलते परिवेश में अब तो नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा जाता है। पहले भी बहुत सोच समझ कर रखा जाता था। मंगलवार को अगर जन्म हो गया तो मंगला नाम रख दिया जाता था। तो इस तरह से भी होता था। जन्म के पहले से ही इस विषय पर चर्चा की जाती है और थोड़ा सा तरीका बदल गया है। लोगों से पूछा जाता है कि क्या नाम रखा जाए। बेटा होगा तो क्या नाम रखेंगे, बेटी होगी तो क्या नाम रखा जाएगा। पहले बड़े बुजुर्गों को ये काम दे दिया जाता था। बेटियों का तो शादी के बाद भी कहीं कहीं नाम बदल जाता है। आजकल कुछ युवतियों ने भी इसमें अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है कि वो नाम नहीं बदलेंगी, ससुराल जाती हैं और उसके बाद रहती हैं। और कुछ लोगों का नाम ऐसा होता है कि उसमें प्रकृति का पूरी तरह से समावेश होता है और फिर तो पूछना पड़ जाता है कि अगर तुम्हारा ये नाम होता तो। गुलमोहर जैसा नाम, यानी हर परिस्थिति में कितनी भी धूप आए, कितनी भी आंधी तूफान आए, बस गुलमोहर की तरह खुश रहना, खिलते रहना, यही तो किसी के गुण में होता है जी। इसलिए गुलमोहर भी कह सकते हैं। वैसे जैसे किसी के अच्छे कार्यों से उसका नाम रोशन होता है, वैसे ही बुरे काम करने पर भी उस व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार का नाम भी खराब हो जाता है। बिल्कुल, वैसे तो रोशन दोनों तरह होता है, कभी अच्छे रूप में, कभी खराब रूप में। नाम पर बहुत सारे मुहावरे हैं, बहुत सारी लोकोक्तियां हैं, जैसे नाम लुट जाना, नाम बदनाम होना।
नाम को मारना यानी यश प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करना, नाम के लिए मरना, नाम लगाना यानी दोष मढ़ना, और नाम लेना या गुणगान करना, नाम पाना यानी मशहूर होना, नाम उछालना यानी बदनामी करना, नाम का दुश्मन होना यानी बेहद नफरत करना, नाम का नो छोड़ना यानी सब कुछ ले लेना। वैसे बुआ जी कुछ लोकोक्तियां बहुत मजेदार भी होती हैं, जैसे आंख के अंधे नाम नैनसुख, या फिर ये जो यानी गुण के विरुद्ध नाम हो गया, वही नाम शेर खान लोमड़ी से डरे। इस तरह से बिल्कुल सही बात है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें होती हैं। वैसे हमारे एक साथी ने भी इसी तरह लिखा है, कुछ संदेश जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। बेबी, बाबा, चिंटू पिंटू या चीकू, ये भी नाम जो होते हैं ये भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं, पर जब वो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उस वक्त भी उन्हें इन्हीं नाम से पुकारा जाता है, और तब बहुत थोड़ी सी हंसी भी छूटती है। बिल्कुल। नाम की बात की जाए तो इस मोबाइल नाम के हस्ती की तारीफ क्या लिखूं या ना लिखूं, कमाल की चीज। यहाँ पर नाम शब्द से अन्य किसी विषय पर चर्चा होगी, ये इन्होंने लिखा है। पूरा दीवाना बना रखा है, आप कैसे इससे पीछा छुड़ाएं, ये इन्होंने मोबाइल के बारे में लिखा है। और एक हमारी सखी ने भी एक बहुत अच्छा मैसेज लिखा है, बेटे बेटी के भेदभाव के बारे में। उन्होंने लिखा है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, कभी भी अकेले बाहर नहीं जा सकती थी, पर मैंने अपनी लड़कियों को बेहतर एजुकेशन देने की पूरी कोशिश की है। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ, एक इंजीनियर, एक सुप्रीम कोर्ट में वकील है, छोटी अभी कुछ नहीं कर रही है। मेरी इंजीनियर बेटी आज बर्लिन में सीनियर साइंटिस्ट है, उसने हम लोगों को पूरा अमेरिका घुमा दिया, वह अमेरिका में PhD कर रही थी। मैंने कभी बेटे की कमी महसूस नहीं की, वे सब वही काम करती हैं जो लड़के कर सकते हैं। अपनी लड़कियों को मैंने बहुत अच्छे से पाला पोसा है। आजकल बेटे बेटियों में भेदभाव करना सही नहीं है, लड़कियों ने हर फील्ड में अपनी काबिलियत दिखा दी है। बेटी को अच्छी एजुकेशन देना कभी भी बेकार नहीं जाता है, आगे की जनरेशन भी बेहतर हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही हमारे मतलब ये विषय ही ऐसा है सोनाली बिटिया की, लग रहा है इस पर जितनी भी चर्चा की जाए कम है, क्योंकि बहुत अलग अलग नजरिया भी है लोगों का, बहुत सारे उसके आयाम हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि समाज की गंदी नजर इन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, ये बात तो है। बावजूद बेटियां आज सारी बाधाओं को पार कर आगे बढ़ने को आतुर हो रही हैं और पंख लगाकर उड़ भी रही हैं। तो उस समय समाज को ये जरूरत नहीं महसूस हो रही थी कि लड़की भी आगे निकले, और एक निश्चित कर लिया था कि घर के अंदर का काम हमारी बहनें करेंगी और घर के बाहर का काम भाई बंधु करेंगे। तो एक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, उसको दोष नहीं दे सकते, लेकिन आज अगर निकलने को आतुर हैं तो उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए। और ऐसे ही हमारे साथी ने भी ये भी लिखा है कि कानूनी तौर पर बहुओं को अब इतने ज्यादा अधिकार मिल गए हैं कि उसका नाजायज फायदा उठा रही हैं। तो ये भी एंगल है, तो ये सारी चीजों को हमें देखना होगा। यानी कुल मिलाकर समाज के ये दोनों महत्वपूर्ण हिस्से हैं, यानी इन्हीं से समाज बनना है, स्त्री या पुरुष, तो दोनों को संतुष्ट रहना और आगे बढ़ना चाहिए। बस हमें बैलेंस करके रखना है कि ना तो हमें बहुत ज्यादा बेटियों को भी सर पे नहीं चढ़ाना है, ना तो बेटों का बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना है। हमें बिल्कुल समानता की ओर देखना है। फिर बहू क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, तभी जो है सही समाज का गठन होगा। बिल्कुल सही बात है। और सही समाज के गठन के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। और हमारे यहाँ साथियों ने बेल के बारे में बहुत कुछ लिखकर भेजा है कि ये बैसाख महीने में बिल्व जो है वो चढ़ाया जाता है शंकर जी को, क्योंकि उन्होंने विष पान किया था, बहुत गर्म होता है और सबसे ठंडक देने वाला जो है बेल के पत्ते होते हैं, इसलिए उनके सिर पर इसको रखा जाता है। जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि बेल के फल का सेवन गर्मी के दिनों में बहुत फायदेमंद होता है। पेट के लिए तो बेल बहुत ही अच्छा है, बहुत ठंडक देता है। मैं तो बेल का शरबत बना के रखती हूँ, थोड़े दिन चल जाता है, पर आजकल बेल आसानी से नहीं मिलता है। किसी का भी इन दिनों पेट खराब हो, उन्हें बेल का सेवन जरूर करवाइए। बेल श्रीफल भी बोलते हैं इसे, अभी कुछ दिनों तक मार्केट में खूब था, इससे पहले बड़ी खूबी ये है इसकी, पेट के लिए रामबाण फल है, गैस, कब्ज, डिसेंट्री सभी में बेहद फायदेमंद है। आप इसके गूदे को खा सकते हैं, पर सबसे अच्छा होता है शरबत बनाकर सुबह खाली पेट पीना बिना चीनी के। इसे मधुमेह के रोगी भी पी सकते हैं। इसका मुरब्बा भी बनता है और पेट के लिए फायदेमंद होता है। हमारी एक सखी ये भी लिखती है कि हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र पौधा माना जाता है। पूजा में बेल के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी में शरीर में पानी की कमी से कब्ज, पेट में जलन, सीने में जलन जैसी दिक्कतें हो जाती है। अतः इन समस्याओं को दूर रखने के लिए गर्मी में बेल का जूस अवश्य पीना चाहिए। बेल के फल में विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन और आयरन भी अधिक मात्रा में मिलते हैं। बेल के नियमित सेवन से शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है, साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। यही हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि सुबह के समय खाली पेट जब आप पिएंगे तो ये सब चीजें जो है अपच और ये सब नहीं होगा।
हाँ, और आराम मिलेगा। और इसमें फाइबर चूंकि बहुत ज्यादा होता है, रेशे बहुत होते हैं, तो पेट के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। जो मोटापा कम करना चाहता है वो भी इसका बराबर सेवन कर सकते हैं, है ना। और कुछ लोग इसके गूदे को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर भी सेवन करते हैं, जिसे बेलगिरी चूर्ण कहा जाता है। हाँ। और साथ ही बेल की पत्तियों का रस भी बहुत गुणकारी होता है। और बेल तो वैसे भी जो खपरेल जैसा होता है, जो उसका जो बाहर खोल होता है बहुत कड़ा होता है, उसमें जो गूदे लगे होते हैं उनको भी खाना चाहिए। बेल को अमृत फल भी कहते हैं। इसका शरबत पेट के लिए बहुत लाभकारी होता है। तरह तरह से हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है ना। और बेल फल में ऐसे गुण मौजूद होते हैं बुआ जी, जो खून को साफ करने में मददगार साबित होते हैं। रक्त संक्रमण होने पर बेल फल खाना बहुत लाभप्रद होता है। साथ ही किडनी की भी जो कार्य क्षमता बढ़ती है। बेल की जड़ों और पत्तियों के सेवन से किडनी की बीमारियों में भी लाभ मिलता है। तो भाई सब जगह आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन जो है बेल औषधीय पौधा है। जैसे कि इन्होंने लिखा है, पंचांग ही औषधीय गुण युक्त होते हैं। पक्व बेल जहाँ शीतल और सारक है, वही कच्चे बेल का गूदा आमातिसार हर है। आमातिसार हर ने कि आंव जो है वो हर लेता है, ठीक कर देता है। बिल्व पत्र भगवान शिव को प्रिय है, क्योंकि इसके पत्तों का स्वरस में मधुमेह को दूर करने की शक्ति होती है। तो ये बात तो है। यानी कि जब पेट में अगर मरोड़ हो जाए, पेचिश हो जाए, तो उस वक्त बेल का सेवन जरूर करें। साथ ही बेल से बिल्विस्टिक तेल भी बनता है। जब कान दर्द हो, कान से पानी निकल रहा हो या कम सुनाई दे रहा, तो उस वक्त इस तेल का कान में डालकर प्रयोग करें, पर डॉक्टर के परामर्श पर ही इसका प्रयोग करें। अगर डॉक्टर इजाजत दे तो ही उसे यूज कर सकते हैं। इस्तेमाल तभी करना चाहिए। कान में डालने वाली चीजें जो है, नाक में डालना हो या आंख में डालना हो, तो ये सारी चीजें बिना चिकित्सक की सलाह के ना करें। हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि मैंने जीवन में बेल का फल कभी नहीं खाया, सिर्फ बेल रस का सेवन किया है। तो भाई आप फल खाइए, जो होता है कड़ा सा, उसको खरीदिए, उसको फोड़िए, उसके बीच से गूदा निकाल देंगे तो भी उसकी जो होती है कड़ा वाला हिस्सा उसमें लगा रहता है। उसको चम्मच से लीजिए, नहीं तो उसका ही छोटा दूसरा टुकड़ा लेके उसी से खरोच खरोच के खाइए। हम लोगों ने बचपन में बहुत खाया है और वाकई बहुत स्वाद होता है। इसका जो अलग से खुशबू जो होती है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती उसका है। उसका रंग जो है इतना भी खूबसूरत रंग होता है उसका, एकदम से डार्क ऑरेंज भी नहीं होता, हल्का सा नारंगी रंग होता है, बहुत सुंदर। उसका जब शरबत कांच के ग्लास में देते हैं तो आहा, देख के ही पीने की इच्छा जाग जाती है। जी, तो बेल बहुत गुणकारी है, इसका सेवन जरूर करें। देखो भाई, हमारे बहुत सारे साथी तो ये भी लिख रहे हैं कि बेल का इस्तेमाल हम मार्च से जून तक रोज करते हैं। गोरखपुर में शरबत की तमाम दुकानें लगती हैं। जब घर पर है वो हमें अब नहीं मिल रहा है। इसका फायदा क्या क्या बताएं? ये पेट के लिए रामबाण है, गर्मी भर हमें कोई दवा नहीं लेनी पड़ती थी। क्या बात है। तो इसे जिन लोगों को मालूम नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम भी नहीं है कि बेल फल जो है मिलता है बाजार में, जो पेट के लिए बहुत उपयोगी है। कि बेल पत्ती के बारे में तो सभी को मालूम होता है कि भगवान जी को चढ़ाई जाती है, पर बेल फल के बारे में जिन्हें नहीं है वे भी अपनाएंगे। और क्योंकि ये क्या छोटे छोटे नुस्खे होते हैं, हम प्रारंभिक रूप से जब उसका उपयोग करते हैं, तो जब पेट दर्द हो रहा है तो हमने करके देख लिया, शरबत बना के पी लिया, तो उसमें आराम हो गया, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक बात और है कि इसका चूर्ण भी मिलता है और प्राकृतिक चीज बहुत महंगी नहीं होती है, तो प्राकृतिक है, तो आप इसका सेवन अगर करते रहेंगे, जैसे हमारे साथी ने लिखा है कि हम लगातार खाते थे तो कभी तकलीफ नहीं हुई, तो ऐसे इसका चूर्ण भी खाया जा सकता है, लेकिन फिर चिकित्सक से सलाह कर ले। सामान्य तौर पर इसका चूर्ण आता है बनाने के लिए। अगर आपको शरबत आदि नहीं मिल रहा है तो आप वैसे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, बस धूप में उसके गूदे को सुखाना पड़ेगा। नहीं, बना बनाया भी मिलता है। अगर आपके पास कहीं फल आपने जैसे कहा कि नहीं खाया है या नहीं मिला है, तो हो सकता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि भाई कितना अच्छा नंबर आया है बेटे से, तब भी वो पोछा आदि भी लगवाते हैं। मेरे एक ही बेटा है जो अभी 12वीं में 74% कॉमर्स के पास हुआ है, आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा वो घर के सारे काम करवाता है, अपनी मम्मी के साथ साथ पोछे लगाता है, और बाहर जाएगा पढ़ने तो दिक्कत नहीं उसको होगी। तो बिल्कुल सही बात है। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि घड़ी कह रही है कि मुझे लग रहा है नहीं अभी रुकते हैं, छोड़ो हटाओ। इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक और प्यारी बुआ का नमस्कार।